हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारी इस एग्जाम बूस्टर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें 18 जून को मैथ्स का पेपर देना है। बाकी 11 टू 12 मूविंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें क्योंकि इन फ्यूचर हमें ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। ओके, तो ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो 2 वीडियो आए हैं एग्जाम बूस्टर के, उनमें हमने कुछ कंसेप्ट्स पर 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 9वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो कि इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है, क्वाड्रेचर क्षेत्रफल, उससे संबंधित है। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y is equal to x plus 1, y is equal to 2x plus 1 और x equal to 2 है। For English medium, by using integration, find the area of triangular region whose sides are given by the equations y is equal to x plus 1, y is equal to 2x plus 1 and x equal to 2। अपने बोर्ड की जो बुक है, राजस्थान बोर्ड की बुक, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, चलिए। जब भी क्वाड्रेचर का क्वेश्चन होता है, हम सबसे पहले जो डायग्राम है कि कौन सा रीजन हमें फाइंड करना है, कौन से रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है, उस रीजन को ग्राफिकली शो करने की जरूरत होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। एक रफ डायग्राम हमें बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये हमारे पास में है वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, और ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन। ओके, अब देखो, पहली जो इक्वेशन आपको दे रखी थी वो दे रखी थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इस इक्वेशन का ग्राफ किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं? सबसे पहले देखो, बहुत इजी वे है। सबसे पहले x की जगह पर 0 पुट करो, तो x इक्वल टू 0 यहां पर होता है। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है? x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 1। तो y की वैल्यू 1 कहां होगी? जैसे मान लेते हैं यहां पर y की वैल्यू 1। ओके, फिर उसके बाद में x की वैल्यू और पुट कर दो कि x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 1 और ये 2 मान लेते हैं यहां पर। बात क्लियर? और 2 पॉइंट अगर मिल गए तो दोनों को मिलाते हुए हम इस प्रकार से पहली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्लियर है? अच्छा जी, जिन स्टूडेंट्स को 2D के कंसेप्ट क्लियर है वो बहुत आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हैं। याद कीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन की इक्वेशन होती है। अगर मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। m मतलब tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या? मैं 1 को 45 डिग्री लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। और c होता है y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड। c इज इक्वल टू 1, इसका मतलब देखिए क्या है कि y एक्सिस को तो 1 पर काटेगी, तो y एक्सिस पर 1 और 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का। तो यहां इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन और 45 डिग्री का एंगल, तो 45 डिग्री का एंगल इसी प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये लाइन मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद में दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके सामने है। वो देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 1।
मैं आपसे ये कहूंगा जो 10th 9th 10th में जो कंसेप्ट सीखते हैं उनसे ग्राफ बना लीजिए, गलती नहीं होगी। सबसे पहले अक्स की जगह पर 0 पुट करने से y इक्वल टू 1 आएगा, तो अक्स इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अक्स की जगह पर 1 पुट करने पर y इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3 आएगा। 1 पुट करने पर 3 आएगा, तो पहले पिछले में 1 आया था, सॉरी 2 आया था, अब की बार 3 आएगा, तो यहां पर ले लेता हूं। तो इस बार जो लाइन होगी वो इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट से होकर के जाने वाली। ये आपकी जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। क्लियर है? ये तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई और ये इस लाइन की। आप अगर इन लाइंस की इक्वेशंस को देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि c की वैल्यू दोनों में सेम है, मतलब y एक्सिस को दोनों जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेंगी, बिल्कुल दोनों y एक्सिस पर एक ही पॉइंट से होकर के जा रही है। क्लियर है मेरी बात? अब उसके बाद में एक लाइन और दे रखी है और वो है x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 देखो कहां होगा, यहां x इक्वल टू 0, यहां पर 1 और यहां पर आपने 2 ले लिया। x इक्वल टू 2 ये जो लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के समांतर होती है। तो y एक्सिस के समांतर इस पॉइंट 2 से होकर के जाने वाली लाइन, तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे ही आप ये लाइन तीनों लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर रीजन, एक त्रिकोणीय क्षेत्र आपको साफ साफ नजर आ रहा है और मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं अलग से। जो तीनों लाइन की इक्वेशंस आपको दे रखी थी वहां से अगर आप ग्राफ पेपर पर तीनों लाइन को ड्रॉ करते हैं, हालांकि ये हमें एक रफ डायग्राम बनाना होता है अपने आंसर बुक में ही, तो इस प्रकार से हमें ये सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये है x इक्वल टू 2। ओके, चलिए जी, अब हमें, मैं इसको नाम भी दे देता हूं इस ट्रायंगुलर रीजन को A, B और C। ठीक है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कहो कि नहीं कोऑर्डिनेट हम लिखें तो कैसे लिखेंगे। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट बहुत इजीली देखो, पॉइंट A y एक्सिस पर है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और आप देख रहे थे यहां पर y की वैल्यू क्या आ रही थी 1, 0,1 हो गया। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट की बात करें या पॉइंट C के कोऑर्डिनेट, दोनों के लिए आप देखिए x इक्वल टू 2 होगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। x की वैल्यू 2, अब ये लाइन कौन सी है, 2x प्लस 1 वाली है, तो 2x प्लस 1 वाली में x की जगह पर 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 5 हो गया। और ये लाइन कौन सी है x प्लस 1 वाली, तो इसमें x की जगह पर 2 पुट करोगे 2 प्लस 1 3, 2,3। इजीली आप इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये आपके ग्राफ का काम हो गया, मतलब एक डायग्राम बन गया। अब आपको जो रीजन चाहिए, जो एरिया चाहिए, उसको मैं लिख रहा हूं रिक्वायर्ड एरिया, यानी अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। ओके, अब यहां आकर के हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है उस एरिया को मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा जो ट्रायंगुलर रीजन है, इस ट्रायंगुलर रीजन में मैं क्या कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, एक आयत बना लेता हूं, और ध्यान से देखिएगा इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये जो विड्थ है, इस चौड़ाई को मैं dx लिख देता हूं। ठीक है, और जो ये लेंथ है इसकी यहां से यहां तक, बहुत ही छोटी स्ट्रिप बनानी है अपने को, बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप बनानी है, क्योंकि अगर स्ट्रिप आप ज्यादा बड़ी बना लोगे तो आप देख पाओगे कि ये फिर रेक्टेंगल नहीं बनेगा। अगर आयत आपको बनानी है तो स्ट्रिप की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो क्या लेनी है, बहुत कम लेनी है।
बात क्लियर है? ये जो विड्थ है यहां से यहां तक की, इस विड्थ को मैं लिख देता हूं y2 माइनस y1। कैसे? मैंने ये कहा है कि यहां से लेकर के यहां तक की जो विड्थ है वो तो है y2, और यहां से लेकर के यहां तक की विड्थ है वो क्या है, y1। बात समझ रहे हो? ये पूरी कितनी है, y2, और ये नीचे वाली कितनी है, y1, तो y2 माइनस y1। क्लियर है? y2 माइनस y1 इस रेक्टेंगल, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, तो आप लिखेंगे y2 माइनस y1 इंटू dx। ओके, अच्छा जी, अब आप बताइए क्या इस रेक्टेंगल में पूरा ट्राइंगल थोड़ी आ गया? पूरा ट्राइंगल आने के लिए हमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनानी है। सबसे छोटी रेक्टेंगल यहां पर बनेगी, फिर आगे बढ़ेगी, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना के इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी रेक्टेंगल्स यहां से लेकर के यहां तक हम बना सकते हैं इस एरिया के अंदर। क्लियर है? उन रेक्टेंगल्स की शुरुआत कहां से होगी, x इक्वल टू 0 से होगी, और एंडिंग कहां पर होगी, सबसे आखिरी जो रेक्टेंगल बनेगा वो कहां पर बनेगा, x इक्वल टू 2 तक। तो इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल्स हैं, इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम करना है, और सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। जैसे हम सिग्मा यूज करते हैं, आपको इसी चैनल पे आपको इंटीग्रेशन का एक चैप्टर मिलेगा, उस चैप्टर को आप देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो सिग्मा है वो भी जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, और इंटीग्रेशन का साइन है वो भी ऐड करने के लिए ही काम में लिया जाता है। इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक शुरुआत होगी, सबसे छोटी रेक्टेंगल बनेगी x इक्वल टू 0 पर, और सबसे लास्ट जो रेक्टेंगल है वो कहां पर बनेगी, x इक्वल टू 2 पर। तो इस प्रकार से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। अब बात आती है कि ये y2 और y1 की वैल्यू कैसे आएगी। देखो, y2 ये वाली विड्थ सॉरी लेंथ है यहां से यहां तक, ये कौन सी लाइन की है, इस वाली लाइन। तो इस लाइन का जो y है वो आपके लिए y2 का काम करेगा, और y1 ये नीचे वाली जो डैश 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 हिस्सा है ये वाली है, ये कौन सी लाइन से है, इस लाइन से है ये, तो ये वाली लाइन के लिए जो y है वो आपके लिए y1 का काम करेगा। ओके, तो y2 की जगह पर y2 की वैल्यू और y1 की जगह पर y1 की वैल्यू रख देंगे। y2 की वैल्यू है 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 dx, और लिमिट 0 से लेकर के 2 तक, 0 से 2, 2x माइनस x हो गया, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x से dx। अब देखो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू 2, एक बार अपर लिमिट पुट करो तो 2 स्क्वायर अपॉन 2, माइनस एक बार लोअर लिमिट 0 पुट करो तो 0 स्क्वायर बाय 2, 2 स्क्वायर यानी 4 बाय 2, 2 माइनस 0 तो 2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया, स्ट्रैंगुलर रीजन का एरिया कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। बात क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, अच्छा जी, इसमें एक चीज और है, यहां हमें तीनों साइड्स की इक्वेशंस दे रखी थी, ये आपके लिए गिवन मे बी पॉसिबल कि आपको तीनों साइड्स की इक्वेशन दे करके इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दे। मतलब क्वेश्चन कैसे होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर रीजन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय, और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दी। समझ रहे हो? एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये दे रखे। उस केस में आपको क्या करना है, ग्राफ जो आपकी आंसर बुक होगी उसमें लाइनें खींच देनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर तीनों पॉइंट्स को शो कर देना है स्केल से नाप करके। 0 1 कहां आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा, फिर 2,3 तो 1 2, फिर इधर 3 2,5 ऐसे बन जाएगा, ये रीजन आपके पास। फिर क्या करना है, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमारे पास में होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये उस लाइन की इक्वेशन होती है जो दो पॉइंट से पास हो रही है। देखो ध्यान दे, अभी हमारे पास में लाइन की इक्वेशन थी, हमने पॉइंट कैलकुलेट कर दिए। अगर हमें पॉइंट दिए हुए होते और फिर हमें क्या करना होता
AC लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती, तो ये तो x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का, आप देखेंगे आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसे ही आपको AB लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती, तो आपको क्या करना होता, यहां से y2 माइनस y1 x2 अपॉन माइनस x1 वो ये फॉर्मूला लगाते और यहां से आपको यही इक्वेशन वापस मिल जाती। ऐसे ही ये वाली इक्वेशन, तो बात ये जरूरत दोनों की होती है, इक्वेशन की जरूरत भी होती है और पॉइंट्स की भी जरूरत होती है। तो अगर पॉइंट दिए हुए हैं तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन दे रखी है तो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और इस कंसेप्ट पर बेस्ट 3-4 क्वेश्चन जो आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखे हैं उन्हें हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक ये इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होती है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। शायद अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एज इट इज, आप देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। बिंदुओं A, B और C तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहां तक एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है, तथा बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए रहे से समतल की दूरी भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, B and C, तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द प्लेन, पॉइंट P से प्लेन की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए हमारे पास में स्थिति क्या है, एक प्लेन है, ये मैंने एक प्लेन बनाया। पहली स्थिति यह है कि प्लेन के बारे में आपसे ये कहा गया कि ये प्लेन 3 पॉइंट और तीनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 2 -1 1। पॉइंट बी मान लेता हूं मैं, यहां पर है पॉइंट बी, ठीक है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3 1 2, और ये मान लो पॉइंट सी है, ठीक है, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -1 -2 और 7। 3D में ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर, जैसे मान लो ये प्लेन है और इस प्लेन पर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। पहला तो बात ये है कि इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये करूं कि प्लेन की इक्वेशन होती क्या है, ax + by + cz + d = 0, हाँ या नहीं? क्योंकि देखिए पूरा जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में ही है, जो पॉइंट दे रखे हैं वो भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखे हैं, वेक्टर नहीं दे रखा, तो वेक्टर का जिक्र ही नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, अच्छा जी, एक चीज और है कि एक पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4 2 और 9, 4 2 9। इस पॉइंट P से आपके प्लेन की डिस्टेंस, ध्यान रखें किसी भी पॉइंट से प्लेन की या लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर फाइंड की जाती है। ये प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमें PM जो है वो फाइंड करनी है। बात क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे कि ये डायग्राम हम बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें पॉइंट शो कर देंगे। अब सबसे पहली बात आती है कि आपका प्लेन जो है वो पॉइंट A से पास हो रहा है, पॉइंट B से पास हो रहा है, पॉइंट C से पास हो रहा है, या ये कहूं कि आपके प्लेन पर पॉइंट A भी है, B भी है और C भी है, तीनों पॉइंट प्लेन के ऊपर है। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए प्लेन की इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है, इसमें A, B, C और D ये चारों मेरे लिए अननोन है। अगर इन चारों की वैल्यू मुझे मिल जाए तो ये प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, और जैसे ही प्लेन की इक्वेशन मिलेगी फिर एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करके हम PM भी फाइंड करेंगे। मतलब हमारा जो टारगेट है वो है A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम जानते हैं किसी भी ज्योमेट्री का 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट ध्यान दें, आप इतना तो जानते हैं कि अगर किसी भी कर्व की या किसी भी स्ट्रक्चर की आपको इक्वेशन दे रखी है और उसके ऊपर कोई पॉइंट है
तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला पॉइंट ए है, वो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह पर 2, y की जगह पर -1 और z की जगह पर 1 रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब मेरे पास में ये स्थिति मिल जाएगी 2a - b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से मैं d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। d इज इक्वल टू, बताइए क्या आ जाएगा, -2a प्लस का b और -c। समझ पा रहे बात को? उसके बाद में क्या आपका जो प्लेन है वो पॉइंट बी से भी पास हो रहा है, तो बी के कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करवा दो। x की जगह 3, y की जगह पर 1 और z की जगह पर 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b और प्लस 2c, ठीक है, और प्लस d। अब देखिए d की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है, तो d की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, -2a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। d वाली वैल्यू भी यहां पर रख दी। अब आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, देखो 3a - 2a तो कितना हो गया a, b प्लस b तो हो गया 2b और 2c माइनस c तो हो गया प्लस का c इज इक्वल टू 0। क्या आपका प्लेन पॉइंट C से भी पास हो रहा है, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो x की जगह पर -1, y की जगह -2 और z की जगह पर 7 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया -a - 2b प्लस 7c और फिर से d आ गया, तो d की जगह पर ये पहली इक्वेशन से जो वैल्यू आई थी -2a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमारे पास में देखो क्या है, -a - 2a तो ये हो गया माइनस का 3a, माइनस का 2b प्लस का b तो ये हो गया -b और प्लस का 7c माइनस का c तो ये हो गया हमारे पास में प्लस का 6c इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गई। ध्यान दीजिए, इन दोनों इक्वेशंस में 3 अननोन है, 3 अज्ञात राशियां हैं a b c, ठीक है, और हमारे पास में इक्वेशन है 2। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं वो स्टेप देखिए, बहुत इजी वे में समझिए। सबसे पहले मैं a लिख देता हूं, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि कहते थे, और अभी हमारा एक टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। आपने अगर वीडियोस देखे हैं पिछले तो उसमें भी हम जब डिटरमिनेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर इस मेथड को हम रिकॉल करेंगे, ठीक है। ये यहां से समझिएगा कि क्या करना क्या है आपको, a के नीचे क्या लिखना है, a वालों को हटा दो, ठीक है, और b और c के जो कोफिशिएंट है उनको लिख दो। b का कोफिशिएंट क्या है 2, c का 1, यहां पर -1 6 तो ये लिख दिया मैंने 2 1 -1 और 6, ठीक है। अच्छा, b के नीचे क्या करना, b के कोफिशिएंट को हटाओ और ये वाले लिख दो, तो 1 1 -3 6 1 1 -3 और 6, ठीक है। और c के कोफिशिएंट, c वालों को हटा दो, बाकी को रख दो, 1 2 -3 1 1 2 -3 और -1। ये डिटरमिनेंट यानी सारणिक आपको मिलते हैं। और डिटरमिनेंट वाले कंसेप्ट में एक बात और भी होगी कि जो साइन है इन वेरिएबल्स के वो अल्टरनेट आते हैं, मैंने पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, क्लियर। और जैसे ही ये स्थिति है, इस मेथड के बारे में बहुत इजी वे में समझेंगे अपन आगे जाकर के। अभी आप एक बार इस तरीके से बात कर लेते हैं कि a के कोफिशिएंट को हटाओ, b और c के जो है उनको डिटरमिनेंट में लिख दो, b वालों के नीचे a और c के लिख दो, c वालों के नीचे a और b वालों को लिख दो। साइन कैसे लेना है, प्लस माइनस प्लस, ओके। अब उसके बाद में डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, ठीक है। कैसे हो जाएगा देखो, a अपॉन 6 दूनी 12 माइनस फिर ये -1 तो +1 हो गया इक्वल टू -b अपॉन ये हो गया 6 और -3 तो प्लस का 3 और c अपॉन ये -1 फिर -6
मतलब इधर गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है। तो -1 प्लस के 6, ये मेरे पास में आ गया a/13 इक्वल टू b/-9, देखो माइनस हटा दिया यहां से, इक्वल टू c/5। और मैं क्या कर रहा हूं, इसके इक्वल में लैम्डा ले लेता हूं। कंपेयर करने पर, तुलना करने पर a की वैल्यू मेरे पास में आ गई कितनी, 13 लैम्डा, b की वैल्यू आ गई -9 लैम्डा, और c की वैल्यू आ गई 5 लैम्डा। जैसे ही a b c की वैल्यू आई, अब मुझे बताओ d की वैल्यू क्या है। d इक्वल टू ये रहा -2, a की जगह पर लिख दो 13 लैम्डा, प्लस b की जगह लिख दो -9 लैम्डा, माइनस c की जगह लिख दो 5 लैम्डा। तो यहां से d इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, देखो माइनस के 26 और माइनस के 9, 26 और 9 हो गए 35, समझे, माइनस के 35 और माइनस के 5, तो ये हो गए माइनस के 40 लैम्डा। a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की वैल्यू, ये लैम्डा कोई भी अचर है, कांस्टेंट। बात क्लियर है। a b c और d की वैल्यू आई, तो अब आप बताइए, मैं यहां लिख रहा हूं ना, आपके प्लेन की इक्वेशन, प्लेन को पाई से शो किया जाता है, प्लेन की इक्वेशन a की जगह पर आप लिख सकते हैं 13 लैम्डा x, प्लस b की जगह पर -9 लैम्डा y, c की जगह पर प्लस के 5 लैम्डा z, और d की जगह पर माइनस के 40 लैम्डा इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास में पाई जो है वो मिल गया। देखो लैम्डा सब जगह पर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 13x माइनस 9y प्लस 5z माइनस 40 इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन मुझे मिल गई। अगर आप इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो भी हमारे पास में एक तरीका होता है, क्या, x y z के लिए तो लिख देते हैं r वेक्टर, फिर डॉट लगा देते हैं, x का कोएफिशिएंट है 13i कैप माइनस 9j कैप प्लस 5k कैप, और ये जो -40 है इसको मैं उधर ले जाकर के प्लस का 40 लिख देता हूं। ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन आपको मिल गई, अब अगला पॉइंट पढ़ो, क्या है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट आपको दे रखा है, उस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी, और इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हैं, ये एक प्लेन है, और प्लेन की इक्वेशन अगर आपको ये है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, तो P से M तक की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं Pm इज इक्वल टू a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो Pm इज इक्वल टू, मतलब सीधा सीधा ऐसे याद रखो, क्या करना, प्लेन की इक्वेशन में x की जगह पर अल्फा, y की जगह पर बीटा और z की जगह पर गामा लिख देना, और नीचे अपॉन में क्या आएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास है Pm। अच्छा, मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस, दूरी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन ये आ गई 13 अल्फा बीटा गामा की अपने पास में है क्या, 4 2 और 9, तो x की जगह पर 4, ठीक है, माइनस 9, y की जगह पर 2 प्लस 5 और z की जगह पर 9 और माइनस 40, और नीचे क्या आएगा, रूट a स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 9 के स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये मत कहना a b c के मान लेमडा में आए, अगर आप लेमडा में लिखोगे वो लेमडा हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, प्लस से ये 5, ओके, ये आ गया अपने पास में। अब बस इसी कैलकुलेशन आपको करनी है, कितना हो गया, Pm इज इक्वल टू 13 चौके 52 माइनस 18 प्लस 45 माइनस 40, और नीचे आ गया रूट में 169 प्लस 81 प्लस 25, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। ये हो गया 5, 52 और 5 57, 57 में से 18 माइनस हो गया, 57 में से 18 माइनस हो गया तो कितना हो गया
39, ठीक है। और अब हमारे पास में ये क्या बचेगा, 45, 50, 95 और ये 68, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया 5, 6 और 9 और 6 15 रूट के अंदर, 5 और 6 9 और 6 15, 3 8 और 3 11, 11 और 6 17 और ये हो गया तो 275, ठीक है। अब इसको 275 को आप 25 गुणा कितना लिख सकते हैं, 25 गुणा 11, 25 का स्क्वायर रूट होता है पूरा पूरा कितना 5, तो हमारे पास में आ गया 39, 39/5 रूट 11 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने होता है कि एक प्लेन पर खूब सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उन पॉइंट्स को यूज करते हुए हम पहले प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपसे जो भी पूछा जाए उसको हम बता सकते हैं। ओके, इसे भी आप नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिखे हैं, तीनों एक एक नंबर के लिए पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। अच्छा, जो स्टूडेंट अभी मैट्रिक्स वाला टॉपिक भी देख रहे हैं तो वो तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, यदि A = 1 2 3 और B = 1 2 3, देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, एक रो है और उसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, और ये मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। हो तो AB डैश ज्ञात कीजिए, फाइंड AB डैश इफ A = दिस एंड B = दिस। ओके, तो देखिए, लेकिन ये B डैश क्या है, AB डैश, इसका मतलब देखो दो तरीके हो सकते हैं आपके पास कि A और B को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। ये डैश जो है वो किसको शो करता है, ट्रांसपोज को, परिवर्त को, ठीक है। या फिर हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि AB डैश इज इक्वल टू, इनका सीक्वेंस बदल दो, BA, और दोनों पर अलग अलग डैश लगा दो, ठीक है। कैसे होता है ये आप जानते हैं अच्छे से, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो अपने मैट्रिक्स वाले वीडियोस हैं वो भी देखें, उनमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं वो बहुत इजी वे में आपको मिलेंगे। तो यहां देखिए AB डैश इक्वल टू, मैंने लिखा B डैश A डैश, तो अब पहले तो B लिखो। B मैट्रिक्स क्या है, B एक कॉलम मैट्रिक्स है और इसके ऊपर लगा हुआ है डैश, और A जो है वो एक रो मैट्रिक्स है और इसके ऊपर लगा हुआ डैश, ठीक है। अब बात आती है कि डैश का मतलब क्या है कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो जैसे इसमें एक ही कॉलम है तो ये एक रो ही बन जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि B डैश जो है वो मैट्रिक्स A ही बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से देखो 1 2 3 के ऊपर डैश लगा हुआ है तो ये रो में है तो इसको कॉलम में बना दो बस। बात वो क्यों आ गई, आप ये सोचो कि पहले A लिखा हुआ फिर B लिखा हुआ, लेकिन इसमें डेटा, अगर मान लो इनमें डेटा अलग होते, ये 1 2 3 ना होकर के इसके अंदर कुछ डेटा अलग होते, 4 5 6 होते, अब थोड़ा सा आपने को ऐसा लगता कि हाँ ये सेम नहीं जा रहे। अगर ये 4 5 6 होते तो पहले B लिखते 4 5 6 डैश, तो ये रो में आते 4 5 6 और फिर ये इसमें कॉलम करते। स्थिति समझ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, हमें 1 2 3 ही दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करना, पहले तो ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की है, एक रो है और इसमें 3 कॉलम है। दूसरी जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रो है, देखो ऐसे, और कॉलम कितना है, 1, दोनों इक्वल है। इसका मतलब एक रो से एक की मैट्रिक्स आएगी, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, एक रो से एक की आएगी। इसका मतलब उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। अच्छा जी, और कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, बस ये रो ले ली और ये कॉलम ले लिया, तो 1 × 1 तो 1, प्लस आगे बढ़े इसमें नीचे 2 × 2 4, इसमें आगे बढ़े 3 × 3 9, तो 9 4 13 और 1 14 आ गए, तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स आ गई 14। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर की। ओके, समझ करके उसके बाद में
अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सदिश 2i कैप माइनस जे कैप तथा i कैप प्लस 2j कैप के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2i कैप माइनस जे कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप। बहुत आसान सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए 12वें का। मैंने पहले इस वेक्टर को a वेक्टर नाम दे दिया। a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप। दूसरे को b वेक्टर नाम दे दिया। b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप। आप अगर ये कहें कि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे भाई, a डॉट b। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, i वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, j वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर k होता तो k को k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो i का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और इनको ऐड कर देना। यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। अब बताइए क्या a वेक्टर में आप a वेक्टर एक जीरो वेक्टर है, शून्य सदिश है? नहीं, शून्य सदिश कब होता है, जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर 0 आए, मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप ऐसे लिखा हुआ हो। a और b दोनों जीरो वेक्टर नहीं है, फिर भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। ऐसा तभी पॉसिबल है जब a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। a वेक्टर क्या है, b वेक्टर के लंबवत है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। बात क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, 1 नंबर का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए, ऊपर लिखा हुआ है tan x अपॉन cot x। तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा सोच के देखो, क्या ये tan स्क्वायर x ही लिखा हुआ है क्या? देखो नीचे cot x है, अगर नीचे वाला cot ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके tan, और tan ऑलरेडी है तो tan इंटू tan, tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता है हमारे पास में, हम क्या लिखेंगे इसको, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इस इंटीग्रेशन के दो पार्ट करेंगे, एक तो sec स्क्वायर x dx माइनस सिर्फ dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रल हम जानते हैं क्या होता है, tan x माइनस dx का x लिख दिया, प्लस में c लगा दिया, ये आपके लिए। बात क्लियर है? तो इस टाइप से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है जो बहुत आसान होता है, लेकिन फॉर्मूला याद न होने की वजह से या फिर थोड़ा सा अपन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ओके, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा टारगेट 100/100 है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, अच्छा जी, एक जो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नए वीडियोस तुरंत आपको मिल जाए, टाइम बहुत कम है। 14th क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। यदि a वेक्टर, b वेक्टर एवं c वेक्टर 3 मात्रक सदिश इस प्रकार है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तब a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में मैं रिपीट कर देता हूं। इफ 3 यूनिट वेक्टर्स, a वेक्टर लिख लीजिए आप, if 3 यूनिट वेक्टर्स a vector, b vector and c vector such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 vector, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। ओके, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या क्या दे रखा है पहले तो वो बताओ। आपको एक तो ये देखा है कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होने का मतलब इनके जो मॉड की वैल्यू है, इनकी जो मैग्नीट्यूड है, मापांक है, इसका परिमाण जो है वो क्या आएगा, 1 यूनिट आएगा। ठीक है, अच्छा जी। और साथ ही साथ आपको ये कह रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 0 वेक्टर। ठीक है, अब आपको बता दिमाग में क्या आएगा कि 1 + 1 + 1 0 कैसे होगा,
ये वेक्टर है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ऐड नहीं होता, साथ में डायरेक्शन भी ऐड होती है। ठीक है, जैसे मान लो आप इस पॉइंट पर है, आप यहां से यहां तक चले, मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर, 1 यूनिट चले, 1 इकाई चले, फिर बी इधर से इधर गए, ये भी 1 यूनिट ही है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और फिर यहां आ गए, ये सी वेक्टर, ये भी 1 ही है, मतलब 1 यूनिट इधर चले, 1 यूनिट इधर चले, 1 यूनिट इधर चले, लास्ट में फाइनली यहां पर पहुंच गए। अब मैं आपसे पूछूं कि तीनों का सम क्या हुआ? अगर वेक्टर की दृष्टि से देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी दूरी चले आप, डिस्टेंस आपसे पूछी जाए, तो आपने 3 यूनिट चले, 1 2 3। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप जहां से शुरू हुए थे वहीं पर वापस पहुंच गए। मतलब जैसे मान लो इस पॉइंट को ए नाम दो, तो ए से शुरू हुए, ए पर पहुंच गए, इसका मतलब फाइनली आपका जो अलजेब्रिक सम है विद डायरेक्शन वो कितना हो गया? 0 हो गया, जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपका कितना हो गया? 0, बट डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? 3 यूनिट। तो इसको ऐसे समझे। ओके, अच्छा, अब यहां से मैं 3 काम कर रहा हूं। क्या? सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको मैं ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं दोनों साइड, फिर मैं बी से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, और फिर मैं इसको सी से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ए डॉट ए, ए डॉट ए होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ऐसे ए डॉट बी, तो मैंने लिख दिया ए डॉट बी, फिर लिखा ए डॉट सी लिखो चाहे सी डॉट ए लिखो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है, और सामने है ए डॉट 0, तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही बी डॉट ए, तो बी डॉट ए को क्या ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है, प्लस यानी कि बी डॉट बी, तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर, 2 बार भी आ गया तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस बी डॉट सी, तो ये लिख दिया मैंने बी डॉट सी, और इक्वल में 0। फिर यहां से देखिए सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट सी लिखो, एक ही बात है, और सी डॉट सी को मैंने लिख दिया मोड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो मोड ऑफ ए 1 है, तो 1 का स्क्वायर ये 1, यहां से 1, और इसका भी स्क्वायर 1। तो अगर फाइनली बात करूं मैं, तो a डॉट बी, तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इन तीनों इक्वेशंस को, तो देखो 1 1 1 कितनी बार ऐड हो गया? 3 बार ऐड हो गया। अच्छा, a डॉट बी देखो 1 2 बार ऐड हो गया, b डॉट सी 2 बार ऐड हो गया, c डॉट a 2 बार ऐड हो गया, तो 2 कॉमन लेकर के मैं लिख दूं a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और 0 0 0 0 ऐड हो गए। अगर यहां से मैं आपसे कहूं कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहोगे? ये प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा बाई 2। ये आपके लिए आंसर क्लियर है। तो वेक्टर और 3D ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल 14 नंबर का मैटर होता है वेक्टर और 3D मिला करके, जहां से बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, और 1 नंबर के तो 3 क्वेश्चन आते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, विद इन सेकंड सॉल्व करने वाले होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो उन क्वेश्चंस के जवाब आप बहुत आसानी से दे पाओ। ओके, तैयारी कंटिन्यू रखो, टारगेट 100/100। ओके, चलते रहो, लगातार पढ़ते रहो, ये 10-15 दिन निकल जाते हैं, तब तक अपनी स्टडी को जारी रखिए। ओके, थैंक यू।